अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बिज़नेस। तो स्कोप ऑफ बिज़नेस क्या होता है, ये आप लोगों के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि बिज़नेस क्यों ज़रूरी है और बिज़नेस का क्या स्कोप है, तो आपको यू आर नॉट एबल टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। सो the scope of business can be determined from production, making, banking, finance, transporting, warehousing, insurance and information. जब हम लोगों को एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, तो हम लोगों को उसका स्कोप पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप लोग नाइन्थ के लेवल पे ले लेते हैं, बात ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो नाइन्थ लेवल पे भी जब हम लोग होते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दिए जाते हैं हमें कि आपको आगे मेडिकल लेना है, मतलब आपको आगे बायो पढ़ना है नाइन्थ में, या आपको कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है, या आपको आर्ट्स की तरफ जाना है। 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग टेक योर टाइम और आप लोग अपना टाइम लो प्रॉपर, और आप फिर उसके बाद बताओ कि आप अपने आप को कितना, मतलब आप अपने आप को किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड लगते हो, कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो फिर जब हम अपने आप को डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई चलो, मेरा जो है ना शौक़ बहुत ज़्यादा मेडिकल की तरफ है, तो फिर मैं बायोलॉजी लूँगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ है, या मैं आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो फिर मैं जाऊँगी कंप्यूटर साइंस की तरफ। अगर मेरा इंटरेस्ट आगे आर्ट्स की तरफ है, तो फिर मैं आर्ट्स की तरफ जाऊँगी। मुख्तलिफ़ आर्ट्स की एक्टिविटीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली मैं फिर आर्ट लूँगी। तो जब भी हमें हमसे ये हमें क्यों कहा जाता है कि आप अपने इंटरेस्ट पे जाएँ, तो वो इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि जब तक हमें ये बात नहीं पता होगी कि जो काम हम कर रहे हैं, हमें उसका मतलब हमें उसमें इंटरेस्ट है, हमें उसका आगे स्कोप पता है। अब जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैंने आगे इंजीनियर बनना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे नाइन्थ में ही जो है वो कंप्यूटर साइंस लेके आगे बढ़ना होगा। अब जैसे मेडिकल वाले हैं, उन लोगों को ये फैसिलिटी बाद में नहीं दी जाती कि वो लोग स्विच कर लें। जबकि आप कॉमर्स पढ़ के, बल्कि जबकि आप प्री इंजीनियरिंग से भी आओ, तो आपको ईज़िली कॉमर्स में एडमिशन दे दिया जाता है। तो इस तरह होता है कि आपको अपना स्कोप जो है वो पहले से डिसाइड करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आगे आपने क्या करना है। जब आपको पता होगा कि आपका स्कोप क्या है, आपके बिज़नेस का स्कोप क्या है, तो आप एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ बिज़नेस में, और यहाँ पे सिर्फ़ उनका नाम लिखा हुआ है, प्रोडक्शन, मेकिंग, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, इन्फॉर्मेशन, ये सब यहाँ पे सिर्फ़ नाम लिखे हुए हैं। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपकी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ फाइनेंस, व्हाट इज़ बिज़नेस। तो अगर कि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो वो भी देख लें, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब आपको पता होगा बिज़नेस क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि स्कोप क्या होता है बिज़नेस का। फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ बिकम ए गुड बिज़नेसमैन। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे वीडियोज़ को फॉलो करें, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर होते हैं। पहला हमारे पास फैक्टर आता है प्रोडक्शन। बिजनेस फंक्शन स्टार्ट विद प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन, विच इज़ कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैंने एक पेंसिल की कंपनी लगाई है, ठीक है, मुझे पेंसिल्स प्रोड्यूस करनी है। तो मैं पहले वुड लेकर आऊँगी अपनी कंपनी में, जिसे मैं कहूँगी रॉ मटेरियल। फिर उसको कंपनी में लेके आऊँगी, फिर उसे अपने लेबर्स को दूँगी और उनको इंस्ट्रक्शंस दूँगी कि भाई, ये तुम लोग वुड को कन्वर्जन करो, इसको रॉ मटेरियल से इनका कन्वर्जन करो, फिनिश गुड्स के अंदर मुझे बना के दो ये पेंसिल्स। फिनिश गुड्स क्या होती है? वो तमाम गुड्स जो कि यूज़ेबल हो, जो कि कंज्यूमर को दे सकते हैं, वो फिनिश गुड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, और वो आगे जाके हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी कि नहीं रहेगी। Banking and finance. Banking and finance are part of commerce.
After performing this service, commerce is able to finance the need of the business firms. कॉमर्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिना फाइनेंस के हम लोग फाइनेंस के बारे में कहते हैं कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि फ़ाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड होता है एक भी किसी भी फर्म का, किसी भी बिज़नेस का। तो ये क्यों कहा जाता है? ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास एक फ़ाइनेंस अच्छा अमाउंट नहीं होगा, एक अच्छा कैपिटल नहीं होगा, एक अच्छा सरमाया नहीं होगा जो कि आप अपने बिज़नेस में लगाएँ, तो फिर आप कैसे प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे? अगर मुझे एक छोटी सी ही छोटा सा स्कूल भी खोलना है या चलिए छोटा सा ट्यूशन सेंटर भी खोलना है, तो उसके लिए भी मुझे फ़ाइनेंस की ज़रूरत है। बेशक मेरे पास टीचर्स है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे फ़ाइनेंस की ज़रूरत होगी। मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए होगा, मुझे मार्कर्स चाहिए होंगे, मुझे चेयर्स चाहिए होंगी कि मैं अपने स्टूडेंट को कैसे फैसिलिटेट करूँ। तो फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है बिज़नेस में। और जब बहुत बड़ी-बड़ी फर्म्स होती हैं, तो वो स्टार्ट ही उनका उनका जब भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खुलती है, तो वो लोग पहले जो है उनका मेन मकसद ये होता है कि कहीं से फाइनेंस को मतलब अपनी तरफ लाएँ, फाइनेंस जनरेट करें, उसके बाद ही जो है वो फर्म्स इस्टेब्लिश होती हैं। छोटे लेवल पे कम फाइनेंस लगता है, बड़े लेवल पे ज़्यादा फाइनेंस लगता है। तो जो हमारी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। वो हमें मुख्तलिफ़ लोन्स देते हैं, मुख्तलिफ़ फर्म्स को, मुख्तलिफ़ जो बिज़नेसमैन हैं, मुख्तलिफ़ ओनर्स को बहुत सारे लोन्स देते हैं, जिससे जो है मुख्तलिफ़ बिज़नेस जो हैं इस्टेब्लिश होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन, इट मूव्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि आप सबको पता है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। मैंने पेंसिल्स तो बना ली, अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल भी लेके गई, गुड्स मतलब रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, उसे कंपनी में लेके गई, लेबर से बनवा भी लिया, फिनिश गुड्स भी कर लिए। लेकिन मैं उसका क्या करूँ जब तक मेरे पास एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। मैं उसको जब तक मार्केट में लाने मुझे ज़ाहिर-सी बात है, मैं मार्केट में भी लाना है, डायरेक्ट चलो दुकानों तक भी लेके जाना है, तो आप ऑनलाइन नहीं भी कर रहे, आपको आपको डिलीवरी सर्विस नहीं भी है, फिर भी आपको जो रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, उन तक पहुँचाना है, तो आपके पास एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, लाइक बहुत सारे मोड्स होते हैं इसके, जैसे कि एयर मोड्स होता है, आप लोग एयर के थ्रू अपना सामान भिजवा सकते हैं एयरप्लेन्स के थ्रू। फिर होता है रेलवे के थ्रू आप अपना सामान पहुंचा सकते हैं। और बाय रोड होता है, बाय रोड अपना सामान आप पहुंचा सकते हैं। और ट्रक्स के थ्रू जाता है सामान, और शिप्स के थ्रू जाता है। फिर वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये मोड्स इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपका जो गुड्स हैं वो मतलब वो क्या है। अगर कि वो फ्रूट्स हैं तो वो बाय प्लेन जाएंगे। अगर वो बहुत बड़ा बड़ा जैसे कोल है या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, तो वो शिप के थ्रू भी जाती हैं। वो थोड़ा चीप पड़ जाता है, तो इसलिए कंपनीज फिर ऐसी चीज़ों को शिप के थ्रू भेजती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्कोप ऑफ बिजनेस के लिए। स्टोरिंग वेयर हाउसिंग, मैंने गुड्स बना लिए। गुड्स मस्ट नीड स्पेस टू स्टोर आफ्टर प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, मैंने बना ली अपनी पेंसिल्स। अब मैं उन पेंसिल्स का क्या करूं जब तक मैं उसको रिटेलर्स को नहीं देती या होलसेलर्स को नहीं देती। तो मुझे चाहिए होता है उसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउस। जैसे कि एक एग्जांपल है, अभी लॉकडाउन जब लगा है, तो उन दिनों दराज़ वालों ने भी काफ़ी कमाया है। और अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल वेबसाइट, अमेज़ॉन है तो इंडिया में है, इंडिया की, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड जो है वो काम कर रही होती हैं। तो अमेज़ॉन ने मतलब एक ऐसा दौर भी आया कि अमेज़ॉन के पास जो है उनके बड़े बड़े वेयर हाउस में जितना जितना सामान था वो सब ख़त्म हो गया है।
इतना इतना मतलब एक इतना लॉकडाउन में एक ये भी फेस उन्होंने देखा, मतलब ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनका उन्होंने इतना इतना स्टोर किया होता है जो कि कभी नहीं ख़त्म होता। लेकिन लॉकडाउन उनके लिए एक ऐसा फेस लेके आया, इतना बेनिफिशियल, इतना बेनिफिशियल, इतना बेनिफिशियल रहा कि उनके जो इतने बड़े बड़े गोदाम थे वो सारे के सारे खाली हो गए। मतलब उन्होंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया है। इसी तरह जो दराज़ हैं पाकिस्तान की वेबसाइट है, शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग की है, लेकिन उन लोगों की भी जो वेयर हाउस हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, वो मतलब आउटसाइड पाकिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, तो उनकी भी जो उनकी जो वेयर हाउस हैं वो भी बड़े हैं। तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन नहीं है। लेकिन दराज़ वालों ने भी जो है इस लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। वो उनका सिर्फ वो भी फ़ायदा उन्होंने इसलिए ही उठाया है क्योंकि उन दिनों बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन लग रहे थे। तो उन्होंने जो स्टोर की हुई थी ना चीज़ें, वो उनकी उस टाइम में वो चीज़ें उन्हें काम आई। उनके जो वेयर हाउस थे, इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस रखने का उनको फ़ायदा यही हुआ कि जो उन्होंने इतनी बल्क बल्क क्वांटिटी में सामान ख़रीदा हुआ था, वो तमाम सामान बिक गया उनका। मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ उन्हें। तो प्रोडक्शन तो हम लोगों ने कर ली। अब प्रोडक्शन करने के बाद ज़ाहिर सी बात है, हम सामान को रोड पे तो रख नहीं देंगे। एक बड़ी कोई हम अपना एक बड़ा ही कोई प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, तो आपको उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छे वेयर हाउस हो, जिसमें आप अपना सामान डंप कर सकें, और जब आपको उसको सेल करना हो तो वहाँ से उसको आप उठवा सकें। Information: well informed businessman is more successful than uninformed businessman। ये भी आप लोगों को पता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक बुटीक है, मैं कपड़े बनाती हूँ, और जो है मेरी शॉप है, और मैं कपड़े बनाती हूँ ना, ठीक है। लेकिन मैं पुराने ज़माने के कपड़े बनाए जा रही हूँ, 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 और मुझे नहीं पता कि मार्केट में क्या ट्रेंड है। मैं मार्केट में नहीं जा रही, मैं लोगों को नहीं देख रही, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग अब क्या पहनना चाह रहे हैं। लोग कुर्ती पहनना चाह रहे हैं, लोग लॉन्ग क्लोथ्स पहनना चाह रहे हैं, लोग सर्दियों में क्या पहनना चाह रहे हैं, लोग गर्मियों में क्या पहनना चाह रहे हैं। मैं एक ही घिसे पिटे ट्रेंड बनाए जा रही हूँ, बनाए जा रही हूँ, बनाए जा रही हूँ। आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि 2 महीने 3 महीने में आपका जो क्लोथ्स होता है, आपका फैशन सेंस होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात है, हमारी मिस ने मुझे बताया था, हमें क्लास में, तो मुझे नाम तो याद नहीं है उन लेडी का, वो बनाती थी कपड़े, उनकी बुटीक थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात है। तो ब्रिटिश ही थी कोई, तो उन्होंने बहुत कपड़े बनाती थी, और वो बनाती थी, तब के लोग तो वो पहनते थे ना, बड़े बड़े गाउन टाइप के पहनते थे, तो गाउन टाइप के पहनते थे। तो उसमें वो उन्होंने बताया था कि उस पे ना बड़े बड़े फ्लावर्स आते थे, इस तरह का वो प्रिंट पहनती थी। तो इस तरह से जो है उन्होंने वो इसको ट्रेंड को चेंज ही नहीं किया। जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी एक पिक्चर वायरल हुई थी कि तब लोग जैसे ऐसे मिनी स्कर्ट्स वगैरह नहीं पहनते थे, तब ये कॉमन नहीं था। तो कॉमन क्या, इतना था ही नहीं, लोग कोई पहनता ही नहीं था, तब औरतें मतलब ढके ढके कपड़े पहनती थी। एक पिक्चर वायरल हुई थी कि उसमें 2 लेडीज़ जो है ना, वो मिनी स्कर्ट पहन के बाहर निकल गई, तो बाकी जो आसपास के सारे जेंट्स हैं वो पलट पलट के देख रहे। शायद आप लोगों ने भी देखी हो, शायद आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर सके। तो
तब जो है और उसके बाद से जो है वो लेडीज़ ने काम करना शुरू किया। उसके बाद से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेडीज़ आपको मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में नज़र आने लगी। ख़ैर अब के दौर की तो बात ही नहीं करेंगे, अब तो हर जगह ही लेडीज़ होती हैं। एजुकेशन में तो भर भर के लेडीज़ होती है, भरमार लगी हुई है एजुकेशन में। अब तो बैंकिंग सेक्टर में, अब तो ऐसी फील्ड्स में औरतों को देखा जा रहा है जहाँ पे पहले के दौर में हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भाई औरतें भी यहाँ हो सकती हैं। तो ख़ैर हम लोग इंफॉर्मेशन पे थे, तो ख़ैर यही मकसद था कि उनका जो बिज़नेस था, उन लेडी का, जो ब्रिटिश लेडी थी, वो काफ़ी अरसे से उन्होंने इसी में रखा और वो लॉस में जाती रही। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपना कारोबार ही जो है वो, मतलब जब जब उन्हें ये बात का अंदाज़ा हुआ, जब उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई कि भाई मैं तो ट्रेंड से बहुत पीछे रह गई, मैं दुनिया से बहुत पीछे रह गई और आई शुड अपडेट माई सेल्फ, आई शुड अपडेट माई बुटीक। तो डिज़ाइंस, तो उन्हें ये एहसास जब हुआ तब उन्होंने डिज़ाइंस चेंज करने लगे, लेकिन तब तक जो है वो मार्केट में और लोग आ गए थे। तो जब आप कोई चीज़ मार्केट में बना रहे हैं, आप मार्केट में उसे लेके आ रहे हैं, तो आपको मार्केट से वेल इन्फॉर्म रहना है कि जो आपका जो कंपटीशन है, जिस बंदे से या अगली फर्म से, उसको आपने मौका नहीं देना है कि वो आपको रिप्लेस कर दे, क्योंकि आजकल रिप्लेसमेंट बहुत ईज़िली हो जाती है। वो पहले के दौर थे, लोग रिप्लेस नहीं करते थे, आजकल लोग नए-नए की तरफ जाते हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि जब एक रेस्टोरेंट पहले जा चुके होते हैं, उस रेस्टोरेंट दोबारा नहीं जाते, जबकि ही उसका खाना कितना ही अच्छा ना हो। हम प्रेफ़र करते हैं यार एक नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, इससे ये होगा कि हमें एक नया एटमॉस्फेयर एन्जॉय करने को मिलेगा। हमें नहीं पता कि हम उस माहौल में जाके कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, हमें वो खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम लोग एक्सप्लोर में रह गए। मतलब लोग आजकल एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो जब आपको नहीं पता होगा कि आपके मार्केट में आपके कस्टमर्स आपसे क्या चाह रहे हैं, वो उनकी वांट्स क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, तो आप जो हैं वो अनइन्फॉर्म्ड हो जाएंगे। और जो अनइन्फॉर्म्ड बिजनेसमैन होता है वो बहुत जल्दी जो है वो बैठ जाता है, मार्केट में नहीं चल पाता। फिर इंश्योरेंस आता है। बिजनेस इंक्लूड्स थेफ्ट, फायर, सिंकिंग ऑफ शिप, चेंज इन प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस इंक्लूड्स थेफ्ट, फायर, सिंकिंग ऑफ शिप। मतलब उसमें हमारी कोई भी चीज़ चोरी हो सकती है। जैसे मैंने एक नई गाड़ी ली, और चले हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस पे रखते हैं। मैंने जो है वो बिज़नेस खोला एक, और मेरी दुकान में जो है वो चोरी हो गई। तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और फिर हम फायर, मतलब आग लग गई उसमें। मेरी जो मैंने सामान ट्रांसफ़र करवा रही थी, मतलब पाकिस्तान से भेजी थी, कहीं और भेजी थी, और बाय शिप भेजी थी, और शिप मेरी डूब गई, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ऐसी सिचुएशंस में जब हम लोग एक बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, जब हमारा लाखों नहीं करोड़ों का पैसा लगा होता है, फिर बंदा सोचता है यार इतना ज़्यादा रिस्क कौन ले, कि मतलब इतना ज़्यादा आपने अपना सामान गोदाम में रखा हुआ है, और आपको ये होता है कि इतना ज़्यादा सामान है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आग लग जाए। कभी ऐसा होता है कि मतलब वायरिंग्स में कुछ मसला आता है, तो अक्सर ये भी देखा गया है कि जो वायरिंग्स की वजह से फिर आग लग जाती हैं, दुकानें जल जाती हैं, काफ़ी नुकसान होता है। तो इन सिचुएशंस के लिए जो है ना वो इंश्योरेंस बना है। तो ऐसी कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी करती हैं, वो फिर इंश्योरेंस की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। वो इस टाइम उस ज़ाहिर उन्होंने इतना पैसा लगा के प्रोडक्शन किए हैं, फिर वो सोचते हैं कि अभी इस टाइम जो है वो रिस्क ले लेना बहुत ज़्यादा वो हम लोगों के लिए ना, क्योंकि जब आप लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो आप लोग सोच रहे होते हो कि कम से कम रिस्क आए। तो फिर कंपनीज़ जो हैं, एक अच्छी कंपनीज़, वो ज़्यादातर जो है वो इंश्योरेंस की तरफ जाती हैं। फिर चेंज इन प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा मसला करता है।
गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों की प्रोडक्शन में और फर्म्स की प्रोडक्शन में और फर्म्स के जो प्रॉफिट जनरेशन होता है उसमें बहुत फ़र्क आ रहा होता है। Grading and standardization. It refers to bring the goods and services to a certain criteria. अच्छा, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? पहले तो लोगों को पता नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग होता क्या है। मैंने एक प्रोडक्ट जब मार्केट में लेकर आई हूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, मतलब मार्केट में उसकी जो डिमांड है उसको हमेशा के लिए अलाइव रखना है। तो मुझे उसकी जो क्वालिटी है उस पे वर्क करना है, मतलब मुझे उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं करनी है। ऐसा बहुत जगह होता है कि आपने ऐसा आप कॉस्मेटिक्स में ही देख लेते हैं, और कॉस्मेटिक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसमें आप लोग ये देखते हैं कि जब एक बंदा है, एक फर्म है, उन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट लेकर आए मार्केट में और उनकी प्रोडक्ट चल गई, और जब उनकी प्रोडक्ट चल गई तो उनकी जो क्वालिटी है वो कम हो गई, मतलब क्वांटिटी वो नॉर्मल दे रहे हैं लेकिन जो क्वालिटी है वो कम हो गई। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि शुरू में मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स लगा देते हैं कि भाई एक के साथ एक फ्री है, जैसे रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें, एक के साथ एक पिज़्ज़ा मैं फ्री दे रही हूँ। शुरू में लोग ऐसी ऑफ़र्स लगाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। तो उस टाइम तो लोग क्वालिटी अच्छी रखी हुई होती है क्योंकि उन्होंने अपना एक नाम बनाने होता है। लेकिन जैसे ही उनका नाम मार्केट में बन गया तो उसके बाद आप उनके प्रोडक्ट को कभी लेने, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, कभी-कभी होता है, तो आप लेने जाएँ तो उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो क्वांटिटी वो उतनी ही दे रहे होते हैं लेकिन क्वालिटी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है लोग तो अब आएंगे ही, अब तो वो लोग तो आएंगे क्योंकि लोगों को जो है वो इसका टेस्ट का अंदाज़ा हो गया है और लोगों को इसका आदी कर दिया है लोगों को हमने, तो फिर वो जो है वो क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। क्योंकि हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव एरा में रह रहे हैं तो हम लोगों को अपनी जो फर्म है उसकी रेपुटेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है, या तो उसे मेंटेन करके रखना है, उसे कभी भी कम नहीं करना। ट्रेड ट्रेड refers to buying and selling. It also covers import, export, रिटेलिंग, होलसेलिंग एंड ब्रोकेज। अच्छा, ट्रेड क्या होता है? बाइंग और सेलिंग होता है इन सिंपल वर्ड्स। फिर ट्रेड एक वाइड रेंज अपने अंदर रखता है। ट्रेड में हम लोगों के पास इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, और रिटेलिंग भी होता है, होलसेलिंग भी होता है, और ब्रोकेज भी होता है। ये मैंने बहुत बहुत डिटेल में जो है आप लोगों को व्हाट इज़ मार्केटिंग के फंक्शंस में पढ़ाया था, तो आप लोग वहाँ से भी सुन सकते हैं, और वैसे भी इधर तो बता ही रही हूँ। तो बाइंग और सेलिंग से रेफ़र करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसमें हम लोग के मतलब मुल्क के बाहर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, और अगर मुल्क के अंदर ही हो रहा होता है तो वो हमारा रिटेलिंग और होलसेलिंग होता है। रिटेलिंग और होलसेलिंग का भी मैंने फ़र्क जो है वो बताया है अपनी वीडियो में। सो गाइस, मैंने आप लोगों को सारे फंक्शंस बता दिए हैं कि क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं स्कोप ऑफ बिज़नेस समझने के लिए। तो आप लोगों को अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आप लोगों को स्कोप ऑफ बिज़नेस लाजमी अब पता होने चाहिए। तो गाइस, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपकी कोई रीस है तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो फिर वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।